नमस्कार, धरती आकाश कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के इस अंक में आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता एकीकृत हवाई क्षेत्र प्रबंधन और संबद्ध प्रौद्योगिकियां CSIR राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं बेंगलुरु के कार्य और उपलब्धियां। विशेषज्ञ इस संस्थान के निदेशक हैं डॉक्टर अभय ए पाशीलकर और भेंट करता है दिलीप झा। 17 और 18 जुलाई 2025 को CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में 2 दिन का एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं CSIR द्वारा, और इसका विषय था एकीकृत हवाई क्षेत्र प्रबंधन और संबद्ध प्रौद्योगिकियां, यूनिफाइड एरोस्पेस मैनेजमेंट एंड एलाइड टेक्नोलॉजीज। डॉक्टर अभय, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। आप लोगों ने ये वर्कशॉप का आयोजन किया है जी। इसके बारे में हमारे सुनने वालों को बताइए। देश ने 2030 तक ये निर्धारित किया है कि एक वैश्विक ड्रोन हब हम बनना चाहते हैं। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि जो ये ड्रोन हैं वो जहाज जब उड़ेंगे तो उनका हवा में नियंत्रण करना बहुत जरूरी होगा, और किस तरह से ये नियंत्रण प्रणाली होगी और इसमें क्या क्या तकनीकी विकास करने की जरूरत है, और जो जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो रेगुलेशन की तरफ से हो, जो नियम बनाते हों, चाहे वो ऑपरेशन की तरफ से हो, जो ये जहाज उड़ाते हों, उन सबको एक साथ बुलाकर इस संगोष्ठी में हमने कोशिश करी कि ये जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है इसको बढ़ाया जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और समसामयिक विषय है ये, खास करके भारत जैसे विशाल देश के लिए, जहाँ की सुदूर प्रांतों से और मुख्य शहरों तक आवागमन करना पड़ता है और उसमें बहुत समय लगता है। हमारे जो अभी तक यातायात प्रणाली है वो उतनी न तो द्रुत गति आई है, न इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ है। ऐसी स्थिति में ये जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है और उससे जो सुविधाएं उपलब्ध होंगी बहुत ही फायदेमंद होगा, लोगों के लिए लाभदायक होगा। इसमें आपके संस्थान का राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला, इसका क्या महत्व है? CSIR जो कि दिल्ली स्थित है, उसके तहत कई सारी प्रयोगशालाएं आती हैं। हमारी जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला है ये बेंगलोर स्थित है और ये उनमें से एक है, और ये जो सिविलियन क्षेत्र में एक ही ये इस तरह की संस्था है। इसीलिए हमें ये लगा कि यातायात जो होगा, जैसे आपने बताया, जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि आजकल हम लोग जो हैं कई बार हम घर से ही ऑर्डर कर लेते हैं स्विगी या जोमेटो की, तो लोगों ने ये भी विचार किया है कि भविष्य में क्यों ना ये हवाई मार्ग से किया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रास्ते में जैम लगे होते हैं या बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। और दूसरी बात आप सोचें कि आपने जो है ये हवाई यातायात की बात करी, देश में इतनी प्रगति हो रही है और जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उस पर काम कर रही है, तो इसमें जब आपको एयरपोर्ट जाने में कभी कभी असुविधा होती है, समय लगता है, तो क्यों ना जो है एयर टैक्सी जिसे कहें, मतलब हवाई मार्ग से जो है एक टैक्सी चलाई जाए जो कि शहर के ऊपर से उड़े और वहां आपको तुरंत पहुंचा दे जहां आपको जाना है। खास करके जिनको बिजनेस या व्यावसायिक काम से मतलब है, उन्हें तुरंत एक जगह से दूसरे जगह जाने की सुविधा उपलब्ध हो। तो ये सारी चीजें बाकी देशों में भी इस पे विचार और काम चल रहा है। तो हमें लगा क्योंकि हम सर्च में अग्रसर हैं तो क्यों ना इस पे हमारे देश में भी विचार किया जाए, और इसीलिए इस संगोष्ठी का हमने आयोजन किया हुआ है। निश्चित रूप से ये जो है वर्तमान की आवश्यकता भी है और भविष्य की औद्योगिकी प्रणाली भी है, क्योंकि अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है और भारत भी उसमें काफी अग्रसर है। आपकी संस्था वांतरिक्ष है जी, तो ये वांतरिक्ष अंतरिक्ष से किस तरह अलग है? तो इसमें जो है वायु और अंतरिक्ष का मेल है, ये योग है। तो आप समझ सकते हैं कि वायुमंडल में जो भी उड़ता है उस पे हम लोग काम करते ही हैं, साथ ही साथ हम जो जैसे आपने कहा अंतरिक्ष में जो भारतीय ISRO जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो उनकी भी हम सहायता करते हैं, उनके कुछ कामों में टेस्टिंग वगैरह में हम उनकी मदद करते हैं। तो इसीलिए इस जो प्रयोगशाला है इसका नाम हमने राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला रखा हुआ है। एक चीज बताइए कि आपका जो संस्थान है उसके किस तरह के कार्य होते हैं? एक तो ये हमने समझा,
और इसके अलावा अब तक के इसकी संस्थान की उपलब्धियां क्या रही है इसके अनुसंधान में, विकास में और इसके प्रोडक्ट्स में जो उनके उत्पाद आए हैं, और खास करके आजकल जो है एकेडमिक और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की बात हो रही है, तो उसमें आपका संस्थान किस तरह से कार्य कर रहा है? प्रयोगशाला जो है वो वहाँ पे क्या होता है, तो जैसे आपको पता है कि जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं हम लोग सब वहीं पढ़ते हैं, तो हमें बेसिक नॉलेज कैपेबिलिटी वहाँ बन जाती है। उसके बाद जो है किसी भी चीज़ को उसकी चरम सीमा पे पहुँचाने के लिए कुछ प्रयोग करना जरूरी होता है, इसीलिए प्रयोगशालाएं होती हैं। और उसके बाद जब वो प्रयोग सफल हो जाता है तो उसके बाद जो आपकी उद्योग है, इंडस्ट्री है, वो उसको प्रोड्यूस करता है। तो हम जो है वो इंडस्ट्री और एकेडमिया इनके दोनों के बीच में रहते हैं। तो एक तरह से हम नई तकनीकों को जो पैदा हुई हैं या हो रही हैं उनको हम उसकी चरम सीमा पे ले जाके फिर हम प्रोडक्शन या इंडस्ट्री को देने का कार्य करते हैं। तो ये हमारा मूल जो है हमारी पूरे सिस्टम, इकोसिस्टम में हमारा स्थान ये है। अब आपने कहा कि NAL के बारे में, मतलब नेशनल एरोस्पेस या भारतीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला के बारे में बताएं, तो हमारी स्थापना जो है 59 में हुई। और सबसे पहले जो था, देश को चाहिए था कि ये जो जहाज़ों की बात हो रही है, चाहे वो सैनिक कार्रवाई के यूज़ हो, मिलिट्री हो या सिविल हो, जो आज बहुत देश में प्रगति हो रही है, या फिर मैंड हो जिसमें कि पायलट हो, या अनमैन्ड हो जैसे ड्रोन हो जिसकी बात हम कर रहे थे शुरुआत में, तो ये सारी चीजों को पहले तो आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा, कैसे परफॉर्म करेगा या किस आयाम पे ये खरा उतरेगा। वो शुरुआत में NAL जब बना था तो सब लोगों के लिए टेस्टिंग करते थे। विंड टनल जिसे कहते हैं, जिसमें वायु की गति बनाई जाती है और उस सुरंग में जो है एक मॉडल डाल के फिर उसी शेप का, उसी आकार का जिसका जहाज आप बनाने की सोच रहे हैं, उसके पीछे जो भी डेटा निकालते हैं और फिर जो डिजाइनर है जो बना रहा है उसको पता चलता है कि ये जहाज कैसी हरकतें करेगा या क्या करेगा, या यह मिसाइल कैसी हरकतें करेगा, या ये लॉन्च व्हीकल कैसी करेगा। जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जो DRDO बनाते हैं, जो लॉन्च व्हीकल हैं, जो ISRO बनाते हैं, और जो हम खुद आजकल में सिविल एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, तो ये सारे चीजों का टेस्टिंग हमने शुरू कर दिया था उसी समय। मतलब शुरुआती के 10 साल के अंदर अंदर ये सारी फैसिलिटीज बन चुकी थी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज में। और तब से हम लगातार पिछले 60 साल से ISRO, DRDO और हमारे खुद के सिविल एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स के लिए टेस्टिंग करके ये डेटा जनरेशन का काम हम कर रहे हैं। उसके बाद ये आया कि सिर्फ टेस्टिंग ही नहीं बल्कि कुछ तकनीकी डेवलपमेंट भी जरूरी है। जैसे जब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की बात आई 80 के दशक में, देश ने सोचा कि हमें भी इसमें खुद का अपना एक फाइटर एयरक्राफ्ट बनना चाहिए, और उसके बाद LCA तेजस का वहां पे शुरुआत हुई। राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला ने 2 बड़ी टेक्नोलॉजीज का उजागर किया। उसमें एक तो थी जो फ्लाइट कंट्रोल जिसे कहते हैं। तो आजकल जो जहाज आप फाइटर एयरक्राफ्ट जो देखते हैं उसमें जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। जो पायलट जो कॉकपिट में बैठ के जो कमांड देता है वो कंप्यूटर के थ्रू जाता है और फिर वो पूरा उसमें जो है क्लोज लूप एक सिस्टम होता है। तो वो एक तकनीक जो थी जिसका देश में हमें कोई उसके ऊपर जो एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसको मैच्योर करने का काम जो है NAL ने किया और उसका सीधा सीधा फायदा हमारे तेजस एयरक्राफ्ट को गया। और पूरी एक नेशनल टीम बनी जिसके तहत ये काम हुआ। फिर इसमें HAL भी शामिल था, NAL भी शामिल था और साथ ही साथ DRDO की लेबोरेटरीज भी शामिल थी। तो इस तरह से साझे तरीके से हमने इस पे काम किया। दूसरी बहुत बड़ी जो टेक्नोलॉजी थी कि जैसे जो भी विमान होता है उसको हवा में उड़ना होता है, तो जाहिर है कि उसका जो भी ढांचा है वो हल्का हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा असला बारूद या जो भी पैसेंजर हैं उसको उठा के ले जा सके, ताकि उसका वजन उसके ढांचे में न रह जाए, जिसे हम पेलोड कहते हैं, काम की चीजें ज्यादा उठा के ले जाए। 80 के दशक में अलग तरीके के जो है वो मटेरियल्स बनने लगे। पहले हम मेटल, एल्यूमिनियम वगैरह इस्तेमाल करते क्योंकि एल्यूमिनियम काफी लाइट वेट होता है। आप देखते हैं आजकल कार्स में भी उसका बड़ा इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। तो उसके बावजूद ये कॉम्पोजिट जिसे कहते हैं, जिसमें जो है कार्बन फाइबर होता है या ग्लास फाइबर होता है, आप देखें वो भी आजकल बहुत जगह इस्तेमाल होने लगा है। अब स्पोर्ट्स गुड्स में कितनी सारी चीजें आपको आती हैं, जो रैकेट्स वगैरह ये वो, उसमें इस तरह के पदार्थ इस्तेमाल होते हैं। तो उसका काम NAL ने शुरुआत करा। मतलब देश में सबसे पहले जो है इसका इस्तेमाल करके कैसे इसको बनाया जा सकता है, इस ढांचे को बनाया जा सकता है किसी भी जहाज के, उसका NAL ने इस देश में जो है वो शुरुआत करी। तो ये 2 टेक्नोलॉजीज है जो सीधे सीधे मैं कह सकता हूँ कि देश के और जो एरोस्पेस या जो अंतरिक्ष के जितने भी लोग हैं उनका
फायदा हुआ। उसके बाद तकरीबन 30 साल पहले ये विचार हुआ कि जिस गति से जैसे देश बढ़ रहा है तो हमें जो है सिविल एविएशन, सिविल एयरक्राफ्ट, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। मिलिट्री एयरक्राफ्ट तो जैसे मैंने कहा LCA तेजस है ही है, और ISRO ने इतने सारे रॉकेट और सैटेलाइट बनाए हैं, तो क्यों ना हम एरोस्पेस या अंतरिक्ष के अंदर जो है सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाना शुरू करें। आप देख रहे हैं अभी कितने हमने ऑर्डर दिए हैं नए नए एयरक्राफ्ट के। तो वो ये 30 साल पहले ही ये विचार शुरू हुआ, तो हमने इस तहत जो है हंसा करके एक 2 सीटर एयरक्राफ्ट बनाया, जो बाद में हमारे फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं। आप देखेंगे जितने पायलट्स जिनकी जरूरत है, पायलट की बहुत जरूरत है, उनकी ट्रेनिंग करना भी बहुत जरूरी है। ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पे इसको हमने सामने लाया, और हाल ही में 2023 में हमने इसका नेक्स्ट जनरेशन वर्जन जो है वो सर्टिफाई किया, और अभी हमें इसी साल जो है एक प्रोडक्शन पार्टनर भी मिल गया है प्राइवेट सेक्टर से, और वो हमारे साथ मिलके उसको बनाएंगे। बहुत हद तक जो देश की जरूरत है पायलट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की, वो इससे भरी जाएगी। और दूसरा हमने एक 19 सीटर एयरक्राफ्ट भी बना रहे हैं, उसका नाम सारस है। तो ये सारस मार्क 2 है। जैसे हमारी बात हो रही थी कि छोटे शहरों का Tier 2 Tier 3 सिटीज का कनेक्शन आपको लगाना है, तो वहाँ इतने पैसेंजर जाएंगे नहीं, तो छोटा एयरक्राफ्ट भी काम कर जाएगा। रनवे भी वहाँ चाहे भला छोटा ही हो, तो भी वहाँ पे भी वो एयरक्राफ्ट उतर सकता है, वहाँ से वो टेक ऑफ करके आ सकता है। तो इसको सोचते हुए, और फिर एयरफोर्स की जो भारतीय वायुसेना है, इसकी भी जरूरत है इस तरह के जहाज के लिए, जो कि ना सिर्फ निचले भागों में बट जो हिमालय है उसको भी पार करके जा सके। हमारे कुछ ठिकाने जो हैं वो हिमालय के ऊपर से जाते हैं, रास्ता उनका दुर्गम है वहां पे। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए ये 19 सीटर एयरक्राफ्ट जो है इसका डेवलपमेंट चल रहा है। अभी ये डिटेल डिजाइन फेज में है, और साथ ही साथ हमने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ जो है उनके लिए एक 90 सीटर जहाज बनाने की भी बात करी है, और मुझे आशा है कि ये जल्द ही इसके ऊपर बात आगे बढ़ेगी। ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। ये तीसरा पड़ाव है, जबकि हम एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जैसे था कि टेस्टिंग करते थे, उससे हम ज्ञान अर्जित करते थे और दूसरों को देते थे या खुद उसका इस्तेमाल करते थे, कुछ समझते थे, कैपेसिटी बनाते थे। बीच में फिर ये आया कि हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हम टेस्टिंग तो कर ही रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, कुछ कुछ जो टिपिकल टेक्नोलॉजी, बट साथ ही साथ अब ये बात है कि भाई आपने कैपेसिटी बना ली है, तो क्यों ना आप एक प्रोडक्ट भी बनाएं। तो इसी तौर पर हमने सिविल एविएशन, सिविल एयरक्राफ्ट बनाने की चीजें शुरू करी हैं, और वो निरंतर जारी। पूरा देश और विश्व जो है हमारी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को देख रहा है, उसकी सफलताओं को देख रहा है। अब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का समय आ गया है, उसमें आपका संस्थान काम कर रहा है। और निश्चित रूप से वर्तमान समय में हमारे जो राज्यों के अंदर और विभिन्न शहरों के अंदर जो परिवहन व्यवस्था है उसकी आवश्यकता भी है, और उससे उसको काफी गति भी मिलेगी, काफी समय बचेगा। आपने एक बात की NAL HAL, ये NAL और HAL को बेसिक रूप से क्या अंतर है दोनों में? तो ये कई बार लोगों को कंफ्यूजन रहता है, गलतफहमी रहती है। तो पहली बात तो ये कि हम लोग जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उससे हमारा ताल्लुक है। हम इनोवेशन रिसर्च करते हैं, NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, और हम CSIR के तहत आते हैं। जबकि HAL जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। कैटेगरी वाइज उसको देखा जाए तो वो R&D के बजाय वो PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, तो प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारा जो सारस मार्क 2 जो मैंने 19 सीटर की बात करी, और संभवतः 90 सीटर की जो बात हो रही है, उसमें हमें अपेक्षा है कि HAL जो है वो प्रोडक्शन पार्टनर के तौर ऑलरेडी 19 सीटर में है, और हम आशा करते हैं कि वो 90 सीटर में भी हमारा सहयोग देंगे, और देश के भविष्य में उन्नति के लिए, विकसित भारत के लिए हम लोग सब मिलकर काम करें। ये तो आपने बताया कि हमारे अपने देश में विभिन्न एजेंसियों के साथ आपका किस तरह से कोलैबोरेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी शेयरिंग में, डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट बनाने में। इसके अलावा क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से भी कुछ इस तरह की बातचीत चल रही है? तो फिलहाल तो हमारे कुछ न कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चलता ही रहता है। आपने देखा होगा अभी जो वर्कशॉप 2 दिन का चल रहा है, आज उसका दूसरा दिन है। यहाँ भी हमने अंतर्राष्ट्रीय लोगों को बुला के उन्होंने भी हमें बताया कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, न सिर्फ भारत में को क्या करना चाहिए, बल्कि जो देश है जैसे जर्मनी है, सिंगापुर है, अमेरिका है या नासा है, वहाँ पे किस तरह से ये जो काम हो रहा है, ताकि हम वहाँ से भी सीख लें। साथ ही साथ हम अपने वैज्ञानिकों को बारी बारी से बाहर देशों में भेजते हैं, और क्योंकि हम सिविलियन लैब हैं तो उसमें हमें आसानी होती है एकेडमिक्स और बाकी देशों के साथ जुड़ने में, तो इससे हम अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये निरंतर प्रयास रहता है, और फिलहाल हम लोग कई ऐसे विदेशी संस्थाओं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं,
जो कि आपसी तालमेल बना के जो भी म्यूचुअल इंटरेस्ट है उसको हम बढ़ाते रहते हैं। इसमें जब रिसर्च और इनोवेशन की बात होती है तो साथ ही पेटेंट की भी बात आती है। तो अभी कुछ टेक्नोलॉजी पेटेंट में आपके संस्थान का क्या रहा है? तो समय समय से हम लोग पेटेंट करते रहते हैं। हमारे हेडक्वार्टर्स हमें उसकी मदद करता है, दिल्ली में जो है CSIR हेडक्वार्टर्स। तो आज देश में हम कहते हैं कि जहाज हैं उसके लिए इंजन्स की बहुत ज़रूरत है, तो हमने इंजन्स बनाए हमारे लेबोरेटरीज में, जैसे इंटरनल कंबशन इंजन जो कहते हैं, जैसे आमतौर पे गाड़ियों में होता है। तो हमें एक व्हीकल इंजन नाम का एक इंजन बनाया, उसके कई हमने वर्जन्स बनाए हुए हैं जो कि 30 हॉर्स पावर, 45 हॉर्स पावर, 55 हॉर्स पावर के बने हुए हैं। साथ ही साथ जो मिलिट्री ड्रोन्स हैं उसमें जेट इंजन का इस्तेमाल होता है, तो हमने माइक्रो गैस टरबाइन का भी निर्माण किया है। 5 kg का अभी हाल ही में उड़ा था और 100 kg का थ्रस्ट का वो फिलहाल अभी उसकी टेस्टिंग हो रही है और वो 100% RPM पे चल भी रहा है। और इसके अलावा भी हम उससे छोटा उससे बड़ा हम बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, फिर जो मटेरियल साइंस में कोटिंग्स है उसमें भी काफ़ी हमने पेटेंटिंग की हुई है, जो करते आते हैं हर साल। मेरे ख्याल से 30 के तकरीबन ऑलरेडी हमारे पास पेटेंट हैं जो पहले से बने हुए हैं और कुछ उसमें जुड़ रहे हैं नए नए। हर साल 2 या 3 तकरीबन पेटेंट तो हम कर ही लेते हैं इन सब चीज़ों में, और कोशिश करते हैं कि वो जो भी तकनीक बनी है उसको हम इंडस्ट्री को, उद्योगों को दे सकें ताकि वो देश में उसको प्रोड्यूस कर सकें। निश्चित रूप से, क्योंकि जो भी प्रौद्योगिकी का विकास होता है, अनुसंधान होता है, उसका जब तक प्रोडक्ट नहीं आएगा लोगों के पास तो फायदा नहीं होगा। और इसके लिए उद्योगों को बढ़ाने की जरूरत है, उद्योगपतियों की जरूरत है, जिसको प्राइवेट पार्टनरशिप PPP। बिल्कुल, आपने ये बात बहुत सही कही कि न सिर्फ हम सब कुछ करके फिर उसको ट्रांसफर करते हैं। अभी हाल ही में हमने एक अलग तरीके का मॉडल निकाला है जिसमें हम ज्वाइंट पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि शुरुआती से ही प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो जाए। तो जैसे मैंने कहा, हंसा का जो है हमने प्रोडक्शन पार्टनर सब डिज़ाइन सर्टिफिकेट सब करने के बाद हमने उसको चुना है। लेकिन ये जो नया तरीका है इसमें हम शुरुआती से जहां जल्द से जल्द इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, जैसे मिलिट्री ड्रोन हुए या कुछ और, उसमें हमने पहल की। और मुझे खुशी है बताने के लिए कि हमें वो ऐसा पार्टनर मिल गया। हमारा जो विजन था और जो ज़रूरतें हैं देश की वो दोनों मैच कर रहा है। तो उसी चक्कर में इसमें कुछ 21 लोगों ने इंडस्ट्रीज सामने आए, छोटे बड़े आए, उसमें से हमने 8 लोगों का शॉर्टलिस्ट किया। उसमें से अंत में 5 लोगों में से सिलेक्शन होके अभी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री पार्टनर है जो प्रोजेक्ट की शुरुआती से मिशन मोड में हमारे साथ काम करेगा ताकि जल्द से जल्द प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में आ जाए। और आपकी बातों से एक उत्सुकता हमारे मन में भी बढ़ी है और सुनने वालों के भी मन में, कि जो लोग अपना अध्ययन जारी रखे हुए हैं, खास करके जो इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में, इस सब साइड में पढ़ना चाहते हैं, उनको आपके संस्थान में कैरियर के क्या अवसर मिलेंगे और किस किस तरह के मापदंड तय किए गए हैं? हमारे यहाँ बहुतायत जो है वो एंट्री लेवल, उस पे काफ़ी पोस्ट हैं। अभी हाल ही में जनवरी के दौरान हमने तकरीबन 30 साइंटिस्ट लेवल के पोस्ट, जो कि डिग्री होल्डर जिसे कहेंगे, उस लेवल के हैं। और वो एंट्री लेवल हैं, तो मतलब जो मास्टर्स है वो एरिया में वो उसको अप्लाई कर सकते थे। वो अभी एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हुआ, एक और दौर चलेगा इसके बाद। तो जो प्रत्याशी हैं जिनको इच्छा है वो हमारे वेबसाइट में ज़रूर देखते रहें। वेबसाइट है www.nal.res.in। तो समय समय पर आपको जो है इस तरह के एडवर्टाइजमेंट वहाँ आपको नज़र आएंगे। साथ ही साथ फिर डिप्लोमा होल्डर्स की भी श्रेणी में हमने 40 तकरीबन पोस्ट का जस्ट एडवर्टाइजमेंट निकाला था कुछ ही महीने पहले। वो भी अभी मेरे ख्याल से अभी वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम उसके सिलेक्शन और स्क्रीनिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। साथ ही में जो ITI होल्डर हैं उनके लिए भी हमने तकरीबन 80 पोस्ट हाल ही में हमने एडवर्टाइज करे थे। तो ये सारे जो पोस्ट हैं ये परमानेंट पोस्ट हैं। और ये जैसे आपने पूछा कि एरिया जो कवर करता है, जहाज का जो होता है उसमें मैकेनिकल भी होता है, उसमें स्ट्रक्चर भी, इलेक्ट्रिकल भी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है, कंप्यूटर साइंस भी उसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही मैकेनिकल सिस्टम्स जो हैं, कुछ हद तक सिविल इंजीनियर्स की भी जरूरत पड़ती है। कुल मिला के आप समझे कि बहुत सारे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं कहीं ना कहीं वो हमारे लैब में काम करते हैं। और मटेरियल्स जो है वो बहुताय जो है वो साइंस तरफ से लोग आते हैं, केमिस्ट्री से भी कुछ लोग आते हैं यहाँ काम करने के लिए। तो वो तो रही बात परमानेंट पोस्ट की। साथ ही साथ हम लोग जो है प्रोजेक्ट बेस्ड टेम्पररी पोस्ट भी काफ़ी, जो प्रोजेक्ट से जुड़ जाते हैं, जो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो उस समय उनकी पोस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो 2 या 3 साल तक भी रहते हैं लोग हमारे साथ अगर वो रहना चाहें। और उसमें उनको सारा
काम करने का मौका मिलता है। जो जो प्रोजेक्ट्स हम इस समय चला रहे हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि मिलिट्री साइड में या सिविल साइड में, तो उनको वो खुद के हाथ से काम करने का मौका मिलेगा, भले ही वो टेम्पररी हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट में उपलब्ध हैं और जिन्हें उसमें कोई उत्सुकता है तो वो ज़रूर हमारी वेबसाइट पे जाएं, जो भी रिक्रूटमेंट है वो उसमें शामिल हो जाएं। तो यही मैं कह सकता हूँ। डॉक्टर अभय ए पासीलकर जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और इतनी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अभी आप सुन रहे थे ये भेंटवार्ता एकीकृत हवाई क्षेत्र प्रबंधन और संबद्ध प्रौद्योगिकियां CSIR राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं बेंगलुरु के कार्य और उपलब्धियां। विशेषज्ञ थे इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर अभय ए पाशीलकर और भेंटकर्ता थे दिलीप झा। और इसी के साथ अब आज का धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से प्रसारित किया गया।